नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AWS PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं इंग्लिश के। ये क्वेश्चन हमने सितंबर 2018 का जो एग्जाम हुआ था उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सिनोनियम बताना है एनोमली का। तो एनोमली होता है जब कोई चीज डिफरेंट होती है नॉर्मल से कोई डिफरेंट होती है चीज, उसे एनोमली कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इर्रेगुलरिटी। इर्रेगुलरिटी मतलब जो रेगुलर नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। ऑब्स्ट्रूस का मतलब होता है जब कोई भी चीज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो आसानी से समझ ना आए, उसे ऑब्स्ट्रूस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो कंसील्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, जो चीज छुपी हुई है, साफ साफ नहीं नजर आ रही है, तो वो उसको हम कंसील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्स्ट्रूस का क्लोजेस्ट जो मीनिंग है सिनोनियम में वही देखते हैं, तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13-14 क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताना है। ठीक है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, जब सब लोग अग्री करते हैं वो होता है। तो ये इसका सिमिलर मीनिंग है। हमको क्या बताना है, इसका एंटोनियम अपोजिट मीनिंग बताना है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट इसका एंटोनियम हो जाएगा कॉन्सेंसस का। फैक्टलेस का मीनिंग होता है केयरलेस। केयरलेस इसका मीनिंग होता है। यहाँ एंटोनियम बताना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केयरफुल। केयरफुल अपोजिट हो जाएगा फैक्टलेस का। तो एक बात आप ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं, अगर आपको खास करके एंटोनियम वाले क्वेश्चन में मीनिंग नहीं पता है, जैसे अगर आपको फैक्टलेस का मीनिंग नहीं पता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो वर्ड ऐसे दिए होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे केयरफुल और केयरलेस एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो इन दोनों में से एक में ही मारना होगा आपको। ठीक है, ये दोनों तो आंसर नहीं होने वाले। 90% ये चांस होता है कि जो आंसर होता है वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम में क्या है, वोकैब की बहुत ज्यादा वैल्यू है इंग्लिश पेपर में। इसीलिए अगर आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस के एक वीडियो में, जो कि 10 मिनट का होता है, आप सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस के 10-10 क्वेश्चन हर एक के कर सकते हैं प्रैक्टिस, जिससे कि आपके वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। चूज द बेस्ट सूटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, दूसरे के मीनिंग देखते हैं। इलेजिबल होता है जो समझ ना आए, ऐसे लिखा हुआ है जो समझने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है। मिसएंथ्रोपिस्ट होता है ऐसा इंसान जो ह्यूमन काइंड को हेट करता है, यानी कि मानव जाति को पसंद नहीं करता है। एडिबल होता है ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, जिसको खाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों का भी मीनिंग जानते हैं, इसका नहीं मीनिंग जानते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों तो इसके आंसर नहीं है। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनडेलिबल मतलब हो जाएगा विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है नोविस। नोविस का मतलब होता है वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। रेक्लूस का मतलब ऐसा बंदा होता है जिसको अकेले रहना पसंद होता है। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, डैश टू लंदन बाय द प्लेन यस्टरडे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब ये क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए ये वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिड मैरी गो यहाँ डैश में आ जाएगा, तो डिड मैरी गो टू लंदन बाय द प्लेन यस्टरडे, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। वी यूजुअली डैश वेजिटेबल्स इन आवर गार्डन बट दिस ईयर वी डैश एनी। तो यहाँ पे क्या है, एक हैबिट बताई जा रही है। यूजुअली यूज करते हैं हम हैबिट के लिए। तो हैबिट में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे। पहले पार्ट के लिए जो ग्रो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि हम यूजुअली तो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं अपने गार्डन में, लेकिन इस साल नहीं करेंगे। तो जैसा कि हम मीनिंग से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेजिटेबल ग्रो करने की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसे केसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी जाती है, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आई डेली वेट फॉर हिज कॉल बट ही डैश नॉट कॉल। तो अगर हम डन और इस, तो इसका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अगर लगा के देखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ही के साथ या तो डू आ सकता है या डज, तो ही क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ डज आएगा, डू नहीं आएगा। इफ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। तो ये क्या कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन वाला है, तो यहाँ पे वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी
और सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, विल यूज होगा ना कि वुड। तो अभी हम ये पैसेज करेंगे, तो पैसेज करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे जल्दी से। उससे क्या होगा, हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन का, तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर स्टोन इज ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस ही रिटायर, आफ्टर ही रिटायर, स्टिल ही रिटायर्स, टिल ही रिटायर्स। द नरेटर इज फॉन्ड ऑफ, तो नरेटर को कौन पसंद है, ये अलग अलग नाम दे रखे हैं। बार्ब इज अ पर्सन हु इज वेरी, तो बार्ब की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वो उसका नेचर कैसा है ये पता होना चाहिए हमें। मिसेस हंट इज, तो मिसेस हंट का भी नेचर कैसा है ये हमको पता करना है। डॉक्टर स्टोन इज सीन रीडिंग, ट्रेवलिंग, रीडिंग और गेजिंग आउट टू सी, स्लीपिंग। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी हम पैसेज को पढ़ते हैं। There are 5 people at our table, including myself. I have already learned a great deal about them in the short time. We have been at sea, although we rarely meet except at meal times. First of all, there is Dr. Stone, my favorite. I must confess. तो हमने क्वेश्चन में देखा था किसी की फेवरेट की बात हो रही थी, तो इसको हम यूज करेंगे आगे। He is a man of about 65 with grey hair and a humorous face. He gave up his practice at a short while ago and is now traveling around the world before he retires to some quiet country village. तो रिटायरमेंट की भी बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि he gave up his practice a short while, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी, and is now traveling around the world before he retires to some quiet country village. तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि डॉक्टर स्टोन जो है वो जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं तब तक क्या है, ट्रेवल करेंगे। During the day, he sits on the deck reading or else gazes out at sea through an old-fashioned telescope. तो ये हम देख चुके हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर स्टोन इज ट्रेवलिंग राउंड द वर्ल्ड, तो हमने ये पैसेज में पढ़ा है कि जब तक डॉक्टर स्टोन रिटायर नहीं हो रहे हैं तब तक वो ट्रेवल करने वाले हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टिल ही रिटायर्स। नरेटर इज फॉन्ड ऑफ, द नरेटर का फेवरेट कौन है, ये डॉक्टर स्टोन है, तो ये आंसर हो जाएगा। बार्ब इज अ पर्सन, तो बार्ब के बारे में कोई बात नहीं हुई, मिसेस हंट के बारे में भी कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर स्टोन इज सीन, तो ये हमने अभी देखा, रीडिंग और गेजिंग आउट एट सी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी 2 क्वेश्चन रह गए, तो आगे और पढ़ते हैं। देन देयर इज अ ग्रैंडमदर, आई कॉल हर दैट बिकॉज आई कैन नॉट रिकॉल हर नेम। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रैंडमदर शी लुक्स रिमार्केबली यंग, not more than 45. She is on her way to visit her daughter or emigrated to Australia some years ago. Naturally, she is very excited at the thought of seeing her again and her 3 grandchildren whom she has never seen. तो ग्रैंडमदर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था, बार्ब के बारे में क्वेश्चन था और मिसेस हंट के बारे में क्वेश्चन था, तो आगे पढ़ते हैं। Then there is a man I do not care for very much, engineer by the name of Barb. He has been on the leave in England and is now returning to his work in Singapore. He seems to be full of energy. तो देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि बार्ब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है हमेशा। He swims or plays tennis, the best part of the day. I have never in my life met a man with such a loud laugh. The other person who sits at our table is Mrs. Hunt. I have found out hardly anything about her. She is extremely quiet, तो बहुत कम बात करती है, and rarely talks. Except to consult the doctor about her children's various ailments, she is on her way to join her husband in India. तो हमको ये पता चल गया है कि बार्ब जो है वो फुल ऑफ एनर्जी रहता है और मिसेस हंट वो बहुत कम बात करती हैं। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं। बार्ब इज अ पर्सन हु इज वेरी, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखते हैं तो लाइवली सही हो जाएगा, जो एनर्जी में रहते हैं उन्हें लाइवली कहा जाता है। मिसेस हंट इज, तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो रिजर्व्ड सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो बहुत कम बात करती हैं। तो इस तरीके से आपको पैसेज करना है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है। आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, जिससे उसके बाद अगर आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पैसेज में आपको क्या ढूंढना है और इजीली आप पैसेज को कर सकते हैं। चूज द बेस्ट सूटेड एनालॉजी ऑफ द गिवन सेट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। एबरेशन, एनोमली, तो एबरेशन का मतलब होता है एक्सेप्शन, जो नॉर्मल से अलग है बिल्कुल। एनोमली का भी मतलब यही होता है, नॉर्मल से अलग। तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो एक दूसरे के सिनोनियम हो। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसके सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। फेवरेबल का भी सिमिलर मीनिंग ही होता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे ऑप्शन देखते हैं। कैकोफोनी होता है अनप्लेजेंट साउंड और यूफोनी होता है प्लेजेंट साउंड, तो ये एक दूसरे का क्या है, एंटोनियम हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है।
एक्लेक्टिक होती है ऐसी चीज या कोई आर्ट फॉर्म जिसको अलग अलग फील्ड से लिया गया है, अलग अलग जगहों के उसमें पार्ट्स हैं, तो उसे एक्लेक्टिक कहते हैं। गिफ्टेड होता है किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा स्किल्ड होना। तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फेलो का मतलब होता है मंदी, यानी कि ऐसा टाइम जहां बिजनेस बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है। बैडली फेल्ट का मतलब होता है जिसको किसी को बुरा लग गया। तो यहाँ पे भी मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्पिशियस और फेवरेबल। डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, टाइम के साथ खराब हो जाना। इंप्रूव का मतलब होता है टाइम के साथ अच्छा हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के ये एंटोनियम है। तो ऑप्शन देखते हैं। फैकलेस का मतलब होता है केयरलेस, तो ये यहाँ पे सिनोनियम है, ठीक है। इवनेसेंट ऐसी चीज होती है जो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के बाद वो डिसअपियर होने वाली है। एक्सीजेंट का मतलब होता है डिमांडिंग, तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। होप का मतलब उम्मीद होता है। होन का मतलब होता है इंप्रूव विद टाइम, ठीक है, गेटिंग बेटर विद टाइम। तो ये इंप्रूव का सिनोनियम है, लेकिन एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है नॉट इजी टू डील विद। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है इजी टू डील विद। तो ये एक दूसरे के एंटोनियम हो रहे हैं, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें एग्जांपल दे रखा था उसमें अभी एंटोनियम बता रखा था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट और ट्रैक्टेबल। तो आप देख सकते हैं कि वोकैब यहाँ पे बहुत पूछी जा रही है, इसीलिए अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस को आप जरूर चेकआउट कीजिए। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। तो आई सॉ अ वुमन वॉकिंग अलोंग द रोड। तो यहाँ जो अलोंग है ये यहाँ पे क्या है, एक प्रोपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। स्टिल वाटर्स रन डीप। तो वाटर्स का मतलब सी होता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो समुद्र होता है वो बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पे जो डीप है ये रन यानी कि वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि स्टिल वाटर इज डीप तो एडजेक्टिव हो जाता डीप, लेकिन यहाँ पे ये रन डीप लिखा है, इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। टिक द होमोफोन बिलो, दैट इज करेक्ट। माई फ्रेंड्स एंड आई वांट टू डैश अक्रॉस द लेक। तो यहाँ पे लेक को पार करने की बात हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SAIL, सेल। तो इसका मतलब होता है जब हम किसी वाटर बॉडी में ट्रेवल करते हैं। सेल का मतलब यहाँ पे बेचना है, और इस वाले सेल का मतलब तो बैटरी वाले सेल होता है। और SALE, इस सेल का यूज किया जाता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन मिस कर दिए थे पिछली बार, इसलिए उनको कर लेते हैं। टॉय एज रिफर्स टू, तो टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। ठीक है, मोटिवेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है हमें, ठीक है। इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। इट सेटिस्फाइज द पर्सन्स बायोलॉजिकल नीड्स, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। पर्सन की बायोलॉजिकल नीड्स जैसे कि स्लीप हो गई या खाना हो गया, ये सब मोटिवेशन से रिलेटेड है। अगर कोई मोटिवेटेड होगा तो टाइम पे सोएगा, टाइम पे एक्सरसाइज करेगा, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स गोल, तो ये भी सही है। इट हेल्प्स इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एम्बिशन, तो ये भी करेक्ट है, इसीलिए जो नेगेटिव है वो ए हो जाएगा। इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, तो अनप्लेजेंट सिचुएशन से दूर जाने के लिए ही हम मोटिवेशन का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अ चाइल्ड राइट्स विद हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट। शी ही शुड बी, तो अगर कोई चाइल्ड जो है वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, उसे डिस्करेज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए चाइल्ड को। मेड टू राइट विद द राइट हैंड, तो ये भी नहीं करना है, हमें जबरदस्ती राइट हैंड से नहीं लिखवाना है। सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए मेडिकल हेल्प नहीं भेजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउ हिज प्रेफरेंस, तो हमें उसकी प्रेफरेंस को अलाउ करना है, लेफ्ट हैंड से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, तो गिफ्टेड होने का क्या साइन नहीं है? क्यूरियोसिटी, ये तो होता है। क्रिएटिविटी, ये भी होता है। पुअर रिलेशन विद पियर्स, तो ये नहीं होता है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, तो ये भी होता है। पुअर रिलेशनशिप विद पियर्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ रिलेशन खराब होना, ये गिफ्टेड होने का कोई साइन नहीं है। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, तो लैंग्वेज किस चीज के लिए नेसेसरी नहीं है? तो लैंग्वेज जो है वो इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आपको क्रिएटिव होना है तो उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप पेंटिंग करके भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं या किसी और तरीके से भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लैंग्वेज को जानना इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए जरूरी नहीं है। कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर, कंडक्टिव बिहेवियर, मोरालिटी, तो कैरेक्टर के लिए इन तीनों की जरूरत होती है, इसीलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AWS PRT की तैयारी कर रहे हैं
तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहां पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे कि आपको बहुत ईजी होने वाला है पढ़ने में। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।